साल 1998 से 2001 का दौर भारत का असम राज्य एक के बाद एक हो रही रहस्यमयी हत्याओं से दहल रहा था। इन्हें कहा गया गुप्त हत्याएं, और इन हत्याओं का राज खोलने के लिए एक सरकारी जांच बिठाई गई। तो आज हम इसी जांच रिपोर्ट के पन्ने पलटेंगे और समझेंगे कि असम के उस अंधेरे दौर के पीछे की असली कहानी आखिर थी क्या। सोचिए ये शब्द कितने भारी हैं। जांच आयोग की रिपोर्ट में लिखी सिर्फ ये एक लाइन उस दौर की पूरी भयावहता को सामने रख देती है। ये बताती है कि हालात कितने ज्यादा गंभीर थे। एक ऐसा वक्त जहां नागरिकों के सबसे बुनियादी अधिकार भी खत्म होते दिख रहे थे। तो चलिए शुरू करते हैं इस पड़ताल को। सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर असम में हुए इन सिलसिलेवार कत्लों के पीछे था कौन? तो देखिए, जो हो रहा था उसके तथ्य एकदम साफ थे। एक तय समय के दौरान एक खास समूह के लोगों को, यानी यूएलएफए उग्रवादियों के परिवार वालों को चुन चुनकर निशाना बनाया जा रहा था। इन हत्याओं का तरीका इतना सिस्टमैटिक और रहस्यमय था कि सरकार पर दबाव बना और उन्हें एक जांच आयोग बिठाना ही पड़ा। अब जब कोई जांच शुरू होती है तो सबसे पहला काम क्या होता है? पैटर्न ढूंढना, ये पता लगाना कि क्या ये बस अलग अलग घटनाएं थीं या फिर किसी बड़े और सोचे समझे अभियान का हिस्सा। और जब इन हत्याओं की कड़ियों को जोड़ा गया तो एक बहुत ही परेशान करने वाला पैटर्न सामने आया। देखिए, पीड़ितों में एक बात कॉमन थी, सभी यूएलएफए उग्रवादियों के रिश्तेदार थे। हमलावर हमेशा रात में आते, नकाब पहने हुए और हथियारों से लैस। और सबसे अजीब बात, जिस वक्त हमला होता उस इलाके से पुलिस की गश्त गायब हो जाती थी। पीड़ितों को घर से खींचकर गोली मार दी जाती और हर बार की तरह सरकारी जांच किसी नतीजे पर नहीं पहुंचती थी। साफ था, यह सब महज इत्तेफाक तो नहीं हो सकता था। आयोग ने इन हत्याओं को एक बहुत ही गंभीर कानूनी नजरिए से देखा, जिसे कहते हैं स्टेटस ऑफेंस। इसका सीधा सा मतलब यह है कि लोगों को उनके किसी काम की वजह से नहीं, बल्कि सिर्फ उनकी पहचान की वजह से मारा जा रहा था। उनका इकलौता गुनाह यह था कि वो एक यूएलएफए उग्रवादी के परिवार से थे। तो सवाल ये उठा कि जमीन पर इन हत्याओं को अंजाम कौन दे रहा था? रिपोर्ट ने एक ऐसे गठबंधन की तरफ इशारा किया जिसे समझने के लिए हमें दो गुटों के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। तो कहानी में दो तरह के किरदार थे। एक तरफ थे यूएलएफए, जो असम की आज़ादी के लिए लड़ने वाला एक प्रतिबंधित संगठन था, और दूसरी तरफ थे सुएलएफए, यानी सरेंडर्ड यूएलएफए। ये यूएलएफए के ही पुराने सदस्य थे जो सरकार के सामने हथियार डाल चुके थे और अब राज्य पुलिस की सुरक्षा में रहते थे। इस कहानी को समझने के लिए ये फर्क बहुत बहुत अहम है। रिपोर्ट ने पुलिस और एसयूएलएफए के इस रिश्ते के लिए बहुत सख्त शब्दों का इस्तेमाल किया। इसे नाम दिया पुलिस एसयूएलएफए अपवित्र सांठगांठ। मतलब एक ऐसा गठबंधन जो कानून के दायरे से बाहर जाकर एक अलग ही ताकत बन चुका था। रिपोर्ट के मुताबिक सुल्फा को पुलिस कई तरह से इस्तेमाल कर रही थी। वो मुखबिर थे, गाइड थे, ये सब तो था ही, लेकिन सबसे संगीन आरोप ये था कि उन्हें इन हत्याओं को अंजाम देने के लिए स्ट्राइकिंग आर्म, यानी हमलावर दस्ते की तरह इस्तेमाल किया जा रहा था। तो सवाल सिर्फ ये नहीं था कि गोलियां कौन चला रहा था, बल्कि ये था कि उनके पीछे कौन था। जांच का दायरा अब जमीनी कातिलों से ऊपर उठकर उस कमांड स्ट्रक्चर की तरफ गया, जिसने रिपोर्ट के मुताबिक इन हत्याओं को मुमकिन बनाया था। आयोग ने रिमोट ऑर्केस्ट्रेशन की बात कही, मतलब एक ऐसी व्यवस्था जिससे ऊपर बैठे लोग दूर से कंट्रोल कर रहे थे। इसका मतलब ये था कि ये हत्याएं कुछ लोगों की मनमानी नहीं थी, बल्कि इन्हें एक ऊंचे स्तर से निर्देश मिल रहे थे। दरअसल उस वक्त असम में उग्रवाद से निपटने के लिए एक यूनिफाइड कमांड स्ट्रक्चर काम कर रहा था। ये एक मल्टी लेवल सिस्टम था जिसमें राज्य सरकार से लेकर पुलिस, सेना और खुफिया एजेंसियां सब मिलकर काम कर रहे थे। राज्य स्तर पर स्ट्रैटेजी ग्रुप से लेकर जिला स्तर की कमिटियों तक कमांड की एक पूरी चेन बनी हुई थी। जांच अब अपने सबसे अहम मोड़ पर थी। अब यह पता लगाना था कि इस पूरी साजिश के लिए आखिर जिम्मेदार कौन था, और आयोग के जो नतीजे थे वो वाकई में चौंकाने वाले थे। तो सबसे बड़ा सवाल यही था, इन हत्याओं की जवाबदेही किसकी है? सिर्फ सुल्फा और कुछ पुलिस वालों की, या फिर सत्ता में बैठे लोगों की भी? इसका जवाब देने के लिए आयोग ने दो बड़े कानूनी सिद्धांतों का सहारा लिया। पहला सिद्धांत था रिस्पोंडेंट सुपीरियर। इसका सीधा सा मतलब है मालिक जवाबदेह है। इसके तहत अगर निचले स्तर पर काम करने वाले लोग गलती करते हैं तो उनके ऊपर बैठे अधिकारी और पूरी की पूरी एजेंसी भी जिम्मेदार होती है। और दूसरा सिद्धांत था सामूहिक जिम्मेदारी।
इसके मुताबिक 1996 से 2001 के बीच असम में जो भी सरकार थी, उसके राजनीतिक नेतृत्व को अपने शासनकाल में हुए मानवाधिकारों के उल्लंघन के लिए सामूहिक तौर पर जिम्मेदार ठहराया गया। तो ठीक है, जिम्मेदारी तय हो गई। अब आगे क्या? भविष्य में ऐसी त्रासदियों को रोकने और पीड़ितों को कुछ हद तक इंसाफ दिलाने के लिए आयोग ने कई सिफारिशें की। चलिए देखते हैं कि न्याय के लिए क्या रास्ता सुझाया गया। आयोग ने कुछ ठोस कदम सुझाए। फौरन लागू करने के लिए यूनिफाइड कमांड को खत्म करने और शांति वार्ता शुरू करने की बात कही। लंबे समय के उपायों में संविधान और कानून के राज को सबसे ऊपर रखने पर जोर दिया गया। और हां, सबसे जरूरी, पीड़ितों के परिवारों को मुआवजा देने की सिफारिश की गई। इस रिपोर्ट ने एक भयानक सच को देश के सामने लाकर रख दिया, लेकिन ये अपने पीछे एक बहुत बड़ा और शायद सबसे चुभने वाला सवाल भी छोड़ गई। जब रक्षक ही भक्षक बन जाएं, जब सरकार पर ही अपने नागरिकों की हत्या में शामिल होने का आरोप हो, तो क्या सिर्फ एक जांच रिपोर्ट कभी असल न्याय दे सकती है?